हाय एवरीवन, ये आपका न्यायपालिका अपना इसमें पूरा कंप्लीट चैप्टर है क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में। आई थिंक आपको बाहर की आवाज़ें आ रही होंगी शायद, तो अवॉइड करिएगा और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं पीडीएफ के लिए। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है। ठीक है, अनिवार्य नहीं है तो कौन सी नहीं है? आयु कम से कम 35 वर्ष होना, ये अनिवार्य नहीं है। अभी देखते हैं क्या है। संविधान के आर्टिकल 124(3) के तहत किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं का होना जरूरी है। कौन कौन सी होनी चाहिए? पहला, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष या न्यायाधीश रह चुका हो। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष या न्यायाधीश से ज़्यादा रह चुका हो। और दो या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता, ये मतलब एडवोकेट रह चुका हो, जिसको हम वकील कहते हैं। और चौथा, राष्ट्रपति की राय में परंपरागत विविधता हो, मतलब वो एक कुशल और ज्ञानी व्यक्ति होना चाहिए, अधिवक्ता होना चाहिए। तो इस तरह से है। इसमें एक क्वेश्चन में आपका लगभग 3 से 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, इसलिए एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं? ठीक है, तो ये भारत की संचित निधि पे होते हैं। किस पे होते हैं? भारत की संचित निधि पे होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते संचित निधि पे होते हैं, जबकि पेंशन भारत की निधि संचित निधि पर भारित होता है, राज्य का जो होता है। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने पर रोक है? तो कहाँ पे वकालत नहीं कर सकते हैं? तो भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 124(7) के तहत कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय या न्यायाधीश रह चुका हो, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय में किसी भी प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं करेगा। ठीक है, किसमें दिया हुआ है? आर्टिकल 124(7) में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही साबित कदाचार अथवा अक्षमता के आधार पर किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो किसके द्वारा? संसद के दोनों सदनों की सिफारिश के पर राष्ट्रपति द्वारा इसे हटाया जा सकता है। उसे कदाचार साबित हो जाता है या वो अपने पद के लिए सक्षम ना हो तो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उन्हीं आधारों और प्रक्रियाओं के माध्यम से हटाया जा सकता है जिससे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से साबित कदाचार, मतलब प्रूव मिसबिहेवियर या असमर्थता, इनकैपेसिटी के आधार पर हटाया जा सकता है, जैसे मैंने भी बताया। और इसका उल्लेख किसमें दिया है? संविधान के आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में दिया गया है। इसका प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थिति में और मत देने वाले सदस्यों से कि कम से कम 2/3 बहुमत पारित करना होना चाहिए। संसद द्वारा पारित प्रस्ताव को राष्ट्रपति के समक्ष की अनुमति के लिए संसद के उसी सत्र में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? ठीक है, तो 2013 में कहाँ पे उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था? तो ये आपका किया गया था, ऑप्शन आंसर भी है 2 और 4 में। 2 में कौन है? मेघालय और त्रिपुरा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 ईस्वी में संशोधन करके मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा राज्यों के लिए मार्च 2013 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। पहले पूर्वोत्तर के 7 राज्य जिस गुवाहाटी के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते थे। पहले पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधीन आते थे, परंतु जब नया उच्च न्यायालय बनता है तो उसके पश्चात में केवल असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शेष रह गए हैं। वर्तमान में देश के उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 25 है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है क्षेत्राधिकार, उच्च न्यायालय और संघराज्य क्षेत्र। इसका आपका आंसर क्या है? ए हो जाता है। तो ए का क्या है? ए का 3 है, बी का 4 है, सी का आपका 1 है और
दमन द्वीप का मुंबई है। दमन द्वीप का मुंबई है। चलो भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पंडिचेरी मद्रास उच्च न्यायालय अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहलाता है। उच्च न्यायालय लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय क्षेत्र तथा दमन क्षेत्र एवं द्वीप मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन सी थी? तो सुश्री एम फातिमा बीबी। कौन थी? एम फातिमा बीबी। एम फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। इनका कार्यकाल 6 अक्टूबर 1989 से 29 अप्रैल 1992 तक था। वर्ष 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सदस्य ये बनी थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण, जिसे कैट कहते हैं, के निर्माण के लिए उच्चतम न्यायालय को में चुनौती दी जा सकती थी? ठीक है, तो ये अनुच्छेद 323 का के तहत अनुच्छेद 323 का में की घा द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। संविधान के भाग 14 का में अनुच्छेद 323 का और अनुच्छेद 323 खा में अधिकारों ट्रिब्यूनल का उल्लेख किया गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था। संविधान के अनुच्छेद 323 का के अंतर्गत संसद को यह अधिकार मिलता है कि संघ और राज्य की जो लोक सेवाएं हैं, मतलब स्टेट सर्विसेज हैं, कि सर्व सेवा शर्तें संबंधित विवाद का निपटारा प्रशासनिक प्राधिकरण यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की स्थापना का प्रावधान करता है। ठीक है। जिला न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आई थिंक आप लोग को काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही होंगी। एनीवे, ये 9 क्वेश्चन है, हम 10 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद वीडियो रैप करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि शोर शराबा ज़्यादा आ रहा है। तो किसमें की जाती थी? राज्यपालों के द्वारा की जाती थी। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा राज्य के उच्चतम न्यायालय से परामर्श के पश्चात की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 233 2 के अनुसार कोई व्यक्ति जिला न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए तभी पात्र होगा जब वह कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता रह चुका होगा। उच्चतम न्यायालय के अधीन एवं उसके नियंत्रण में कार्य करने वाले न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। इसका उल्लेख किसमें मिलता है? भाग 6 में मिलता है। आर्टिकल 233 से 237 तक किया गया है। जिला उच्च न्यायालय में 2 प्रकार के होते हैं, एक क्रिमिनल कोर्ट होता है, आपराधिक न्यायालय, और दूसरा दीवानी न्यायालय मतलब सिविल कोर्ट होता है। निम्न में से रिट कौन सी है जो केवल सरकारी पदाधिकारियों के विरुद्ध की जा सकती है? तो वो कौन सी है? परमादेश है। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। इसके तहत न्यायालय में किसी सार्वजनिक प्राधिकारी को तथा न्यायिक निकायों आदि के विरुद्ध आदेश जारी कर सकता है जो सार्वजनिक कर्तव्यों या कानूनी दायित्वों के उपेक्षा का पालन न करते हुए इनकार करते हैं। इसके माध्यम से रिट न्यायालय किसी भी अधिकारी को संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारों के प्रयोग के बारे में निर्देश दे सकता है, उसे याद दिला सकता है कि आपका ऐसे आपका कर्तव्य है और वह संविधान के या कानून द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करे। रिट जारी करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 232 एवं उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रदान की गई है। ठीक है, तो हम आगे जो 10 क्वेश्चन निकल लिया है और बाकी जितने बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये लगभग पर 14 पेज का था जिसमें से पर 4 ही पेज हो पाया है। तो एनीवे, नेक्स्ट वीडियो करेंगे, पार्ट 2 लेके आएंगे। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर बिल्कुल न भूलें। थैंक यू सो मच।